स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी प्लांट्स का और एनिमल्स का संरक्षण, उनको कैसे बचाना है, उनका संरक्षण कैसे करना है। तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि जो पहेली और बूझो थे, उन्होंने एक फॉरेस्ट को विज़िट किया था, यानी एक जंगल को विज़िट किया था along with प्रोफेसर अहमद एंड टीबू। यानी प्रोफेसर अहमद और टीबू के साथ वो एक जंगल में गए थे और अपने दोस्तों के साथ वो, यानी पहेली और बूझो, अपने दोस्तों के साथ जो अपने अनुभव हैं उनको शेयर करना चाह रहे थे, काफ़ी ईगर थे। जब वो जंगल से घूम के आए तो वो अपने अनुभवों को, यानी अपने एक्सपीरियंसेस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते थे। दूसरे बच्चे जो थे क्लास के, वो भी चाहते थे कि वो भी अपने अनुभव बताएं, बिकॉज़ कुछ बच्चे ऐसे थे जो भरतपुर सेंचुरी गए थे, कुछ बच्चों ने काजीरंगा नेशनल पार्क का नाम सुना था, कुछ ने लॉकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम सुना था, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व, इसके नाम को भी कुछ बच्चे जानते थे। तो वो सारे बच्चे आपस में डिस्कशन करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अब आ जाता है हमारे सामने। जब इतने सारे नाम सुन लिए हमने, तो क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो पर्पस इसका बेटा, पर्पस ये है कि टू कंजर्व द प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको कंजर्व करना, उनको बचाना। तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। तो सबसे पहले हम इस वाले पॉइंट पे ध्यान देंगे। हमारी धरती पर हम सब जानते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग वेराइटीज़ के एग्जिस्ट करते हैं, और हमारी लाइफ को चलाने के लिए और मनुष्यों को हर प्रकार की हेल्प करने के लिए ये प्लांट्स और ये एनिमल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आज इन सारे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा थ्रेट है, यानी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इन ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल में आ रही है, वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? हम जानते हैं डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट्स एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पजेस, यानी जंगलों को साफ कर देना और उस ज़मीन का इस्तेमाल दूसरे किसी काम के लिए करने लगना। तो अब कौन कौन से पर्पज़ हैं जिसके लिए जंगलों को काटा जाता है? ठीक है ना, क्वेश्चन यही आएगा हमारे सामने। तो पर्पज़ हैं, आप खेती के लिए यानी कल्टीवेशन के लिए ज़मीन को साफ़ कर रहे हैं, जंगलों को साफ़ कर रहे हैं। सेकंड, आप हाउसेस बनाना चाहते हैं उस पर, या फैक्ट्रीज़ बनाना चाहते हैं, या आप फर्नीचर बनाना चाहते हैं, या उस वुड का फ्यूल के तौर पर आप यूज़ करना चाहते हैं। तो ये कुछ पर्पज़ हो गए, और इन पर्पज़ को ध्यान में रख के हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। इसके अलावा कुछ नेचुरल कॉज भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट फायर, यानी जंगलों में लगने वाली आग, और सूखा। अगर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाए तो जंगल ख़त्म हो जाते हैं, या जंगलों में आग लग जाए तो भी वो ख़त्म हो जाते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन के कुछ नेचुरल कॉज या कुछ मैनकाइंड रिलेटेड कॉज आपने अभी पढ़े, और आप इसके अलावा और बहुत सारे कॉजेज़ को सोच सकते हैं और उनको नेचुरल और मैनमेड की कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन से क्या नुकसान या क्या प्रभाव पड़ता है नेचर पर, इफेक्ट क्या होता है उसका। तो पहेली और बूझो ने इसके कॉन्सिक्वेंसेज को रिकॉल किया, यानी याद करने की कोशिश की, सोचने की कोशिश की। उन्होंने रिमेंबर किया कि जो डिफॉरेस्टेशन होता है उससे जो टेम्परेचर है अर्थ पर और जो पॉल्यूशन लेवल है वह बढ़ता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो टेम्परेचर विल राइज, टेम्परेचर बढ़ेगा, और जो पॉल्यूशन है वो भी बढ़ेगा। इसके कारण जो हमारे अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है, यानी CO2 का जो लेवल है वो भी बढ़ेगा। और जो हमारा ग्राउंड वाटर है, यानी जो ज़मीन में पानी है, वह कम होगा। तो उन्होंने और ये बात और बताई कि इससे जो नेचर का बैलेंस है वह बिगड़ जाएगा डिफॉरेस्टेशन की वजह से।
उनको प्रोफेसर अहमद ने बताया था कि अगर कटिंग ऑफ ट्रीज़ ऐसे ही चलती रही तो जो रेनफॉल है यानी जो बारिश होती है और जो ज़मीन की फर्टिलिटी होती है यानी सॉइल की जो उर्वरता होती है वह धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये अब क्वेश्चन आता है हमारे सामने, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस द रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड लीड्स टू फ्लड्स ऑन द अदर। तो इसके बारे में जैसे आपको यहाँ बताया गया है कि नेचुरल कैलेमिटीज़ डिफॉरेस्टेशन होगा तो बढ़ेंगी, जैसे कि बाढ़ आएंगी और सूखा भी पड़ सकता है। तो अब आप ये समझें कि जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। सॉइल इरोजन होने का मतलब है जो फर्टाइल सॉइल है दैट विल बी टेकन अवे बाय एयर और वाटर, यानी ज़मीन जो है हमारी आगे बह जाएगी, हवा से या पानी से आगे उड़ जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल इरोजन। और वो उड़ेगी क्यों या वो पानी के साथ क्यों बह जाएगी, बिकॉज ऊपर प्लांट्स प्रेजेंट नहीं है। अगर प्लांट्स होते हमारे सॉइल सरफेस पर, जैसे ये प्लांट्स हैं सपोज, ठीक है ना, बहुत सारे ग्रास हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज़ हैं, तो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं दे पेनिट्रेट द रूट जोन एंड सॉइल, और इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल जो है वो इरोड नहीं होती, यानी वहाँ से अपनी जगह को छोड़ के आगे नहीं जाती। तो अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो सॉइल इरोजन हो सकता है, ठीक है। और सॉइल इरोजन की वजह से फिर अगर उस एरिया में कोई नदी है उसके आसपास और नदी का लेवल बढ़ता है, वाटर लेवल, तो वो बाढ़ ला सकती है, या अगर रेनफॉल कम हो गया उस एरिया में तो सूखा भी पड़ सकता है। हम सब जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। आप सब जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से और सनलाइट के हेल्प से, सनलाइट, ठीक है, इसके हेल्प से क्या होता है, प्लांट्स मेक ग्लूकोज। तो ये क्या है, ग्लूकोज, C6H12O6, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ओके, O2। तो ये फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन है। तो जितने कम पेड़ होंगे हमारी धरती पर, इसका मतलब उतनी ही कम कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होगा, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड बाय ट्रीज एंड दे डू द photosynthesis, and what is released, oxygen is released and glucose is formed, we all know। तो जितना कम पेड़ होगा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का कम यूज़ होगा, एंड इसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है हमारे एटमॉस्फेयर में वो बढ़ता चला जाएगा, और इसकी वजह से फिर ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगी, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि हीट को आसानी से रोक लेती है और वापस नहीं जाने देती। जैसे आप ध्यान से देखो, मैं आपके सामने यहाँ पर अर्थ सरफेस बना रहा हूँ, देखो सपोज ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पर देख लेते हैं इसको, ठीक है, ये देखो ये अर्थ सरफेस है, अर्थ, और ये सन है। अब क्या हो रहा है, सनलाइट नीचे आ रही है, ठीक है। तो सनलाइट जब नीचे अर्थ पर आती है तो अर्थ उसे एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद हीट एनर्जी, सनलाइट से जो हीट एनर्जी आ रही है उसको अर्थ एब्जॉर्ब करेगी, ओके, एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक टू द एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है CO2। CO2 absorbs lot of heat energy and it slowers the process of reflection of the heat। तो यानी जो हीट वापस जा रही है उसको जाने से रोकेगी कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी हमारे एटमॉस्फेयर में, जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतना ज़्यादा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी, अंडरस्टैंड, और उतना ही कम हीट वापस जा पाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा होता चला जाएगा, हॉट, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड हीट को एब्जॉर्ब कर रही है और वापस जाने से रोक रही है। तो ऐसे में धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ग्लोबल, हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया भर का टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करता चला जाएगा। तो ये आपको मैंने अभी बताया, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है, दिस विल लीड
to global warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth. This increase in temperature on the earth disturbs the water cycle. तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा और रेनफॉल भी कम होने लगेगा. इसीलिए कहते हैं और जो सूखा है वह इसके कारण आ सकता है, डिफॉरेस्टेशन के कारण. ठीक है ना, ड्रॉट्स. नेक्स्ट थिंग डिफॉरेस्टेशन होता है, इट इज़ ऑल्सो अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज़. तो किसी भी एरिया की जो सॉइल होती है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको चेंज करने के पीछे भी डिफॉरेस्टेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन. किसी भी एरिया में जो प्लांट्स होते हैं वो वहाँ की जो सॉइल होती है उसकी क्वालिटी को डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो जितने कम ट्रीज़ होंगे उतना ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा. मैं इसके बारे में आपसे अभी डिस्कस कर चुका हूँ. तो सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन इज़ द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एंड बिकॉज ऑफ दिस द लोअर सॉइल इज़ एक्सपोज्ड. अब सोचो किसी भी जोन में, किसी भी एक एरिया में, जैसे मिट्टी की लेयर है, मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे हमारे सामने ये टॉप लेयर है सॉइल की. ठीक है, इस टॉप लेयर के नीचे क्या है? इस टॉप लेयर के नीचे हमारे पास कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी है. तो अब सोचिए सॉइल इरोजन हो गया, सपोज ये सॉइल इरोजन हो गया तो क्या होगा? अब क्या दिखाई दे रहा है आपको? अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो नीचे वाली सॉइल है जिसमें कि रॉक्स हैं, स्टोन्स हैं, वो एक्सपोज्ड हो गई है, यानी वो आ गई है सामने. और ऐसी ज़मीन पर प्लांट्स का होना, देखो यहाँ तो प्लांट्स आराम से हो जाएंगे क्योंकि ये कैसी ज़मीन है, फर्टाइल सॉइल है. बट यहाँ पर सॉइल इरोजन हो गया है बीच में, इस जोन में, तो यहाँ पर प्लांट्स का होना डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई होगी. तो सॉइल इरोजन इज़ द रिमूवल ऑफ फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल. ओके, so removal of the top layer of the soil exposes the lower hard and rocky layers. This soil has less humus and is less fertile. तो इस सॉइल के अंदर जो ह्यूमस है वह कम होगा. ह्यूमस इज द कार्बन कंटेंट प्रेजेंट इन द सॉइल. सॉइल के अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है जो ब्लैक कलर का दिखाई देता है उसे हम ह्यूमस बोलते हैं. तो इस सॉइल में ह्यूमस काफ़ी कम होगा जो नीचे की सॉइल होगी. और आप क्या देखेंगे, जो फर्टाइल सॉइल थी वह चली गई तो धीरे धीरे वहाँ क्या हो जाएगा, डेजर्ट्स बन जाएंगे, रेगिस्तान बन जाएंगे. तो इस प्रकार से फर्टाइल लैंड ख़त्म होता चला जाता है और डेजर्ट्स का फॉर्मेशन होता चला जाता है और इस प्रोसेस को हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं. डिफॉरेस्टेशन के कारण आप ये एक और नई चीज़ देखेंगे कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वह कम हो जाएगी. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सॉइल के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो पानी को होल्ड कर सकती है, यानी पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है अपने अंदर. तो जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन होगा आप देखेंगे कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उस एरिया में सॉइल की वह कम होती चली जाएगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज़ रिड्यूस्ड. धीरे धीरे एक और चीज़ आप देखेंगे कि इनफिल्ट्रेशन रेट, यानी पानी का धीरे धीरे जो ग्राउंड में जाने का जो रेट है वह कम होता चला है. आप सब जानते हैं कि सपोज़ ये सॉइल सरफेस है तो जो पानी गिरता है वह धीरे धीरे नीचे ग्राउंड वाटर में जाता है, अंडरग्राउंड पहुंचता चला जाता है. लेकिन अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो यह चीज़ धीरे धीरे काफ़ी कम हो जाएगी. तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से फ्लड्स आएंगे, इस वजह से बाढ़ आएगी. बिकॉज जो पानी नीचे जा रहा था वह नीचे जाना बहुत कम हो जाएगा और अब जब वो नीचे नहीं जाएगा तो वो कहाँ रहेगा, टॉप सरफेस पे रहेगा. इसकी वजह से बाढ़ आएगी. और दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं सॉइल की, जैसे कि सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका कंटेंट कम हो जाएगा या सॉइल का जो टेक्सचर है वह चेंज हो जाएगा. तो डिफॉरेस्टेशन से कितने सारे इफेक्ट पड़ते हैं तुमने अभी देखा. तुमने क्लास 7th में ये भी पढ़ा था कि तो फॉरेस्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमको. तो आप अलग अलग प्रोडक्ट्स का एक लिस्ट बना सकते हैं और फिर आप सोचिए अगर फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो क्या आपको उन प्रोडक्ट्स की कमी होने लगेगी. आंसर है हाँ, होने लगेगी. तो क्या आप फिर ट्रीज़ को काटना जारी रखेंगे? हाँ. तो ये चीज़ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा आई थिंक.
पॉइंट 2 हमसे क्या कहती है, एनिमल लाइफ इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन। जो डिफॉरेस्टेशन होता है उससे जो जानवर होते हैं उनकी लाइफ को भी असर पड़ता है। कैसे? आप सबको पता है कि फॉरेस्ट है, इट इज़ द हैबिटेट। हैबिटेट यानी प्लेस वेयर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट फूड एंड शेल्टर। ओके, तो फॉरेस्ट जो होती है इट इज़ द हैबिटेट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स ऑफ फॉरेस्ट। ओके, तो अगर आप उस फॉरेस्ट को ही हटा देंगे, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, प्लांट्स कट जाएंगे, तो बहुत सारी बर्ड्स हैं, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, वो सब मर जाएंगे या उनको वो जगह छोड़ के जाना पड़ेगा। तो क्या एनिमल की लाइफ अफेक्ट होती है? यस, एनिमल लाइफ इज़ अफेक्टेड। एंड आप इसके ऊपर एक अच्छा खासा नोट लिख सकते हैं, अच्छे खासे नोट्स बना सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।